शोर मत कर अभी गमों की रात है कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली वैसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट the examination which was organized by NAIR on last Sunday 20th November of 2022. Yes my dear friends, last Sunday 20th November को जो नायर के द्वारा जो एग्जामिनेशन आयोजित किया गया LDC 30%, उसी पर बेसिकली आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कि नायर के द्वारा गलत आंसर दिया गया है। यस, आप सही सुन रहे हैं, गलत आंसर दिया गया है, जैसे कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, और नायर के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो है विटामिन सी, जबकि इसका आंसर होगा विटामिन डी। इस प्रकार से और कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि नायर के द्वारा गलत आंसर दिया गया है। तो वीडियो में आप स्टार्ट टू एंड बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो हर सेक्शन वाइज आपका डिस्कशन आपको सुनने के लिए मिलेगा, जो कि आपको रिजल्ट मेकिंग आपका वही डिस्कशन बन सकता है, क्योंकि इसमें वो सारे सेगमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है, जिससे कि कितने क्वेश्चंस आए, कौन सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी क्वेश्चंस आया है, यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड हिंदी ऑफिशियल्स का जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो क्वेश्चंस है वो हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहीं से सारा क्वेश्चन आया है, और वो वीडियो एग्जामिनेशन के बिफोर अपलोड किया गया। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी का क्वेश्चन है वो, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, एक बंदे ने जो ADST का जो एग्जामिनेशन होता है, असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, उसमें हमारा एक वीडियो जो था वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वीडियो था। उन्होंने कमेंट किया है कि इस वीडियो से सारा क्वेश्चंस आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं कि नायर बड़ोदरा 20 नवंबर 2022 शिफ्ट टू का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट ए है, किन्हीं का रोल नंबर है, नेम है, दैट इज अनदर मैटर, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ देखते हैं एग्जामिनेशन नेम, यानी नायर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर यानी AFA, जो कि 20 नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, और जिसका कि पहला क्वेश्चन है। चूँकि माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो भी एग्ज़ाम में अपियर हुए, उनका मानना था कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था जो काफ़ी ज़्यादा टफ था, एंड रियली टफ तो था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था और बिल्कुल जो ट्रैक होना चाहिए क्वेश्चन का वो कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग क्वेश्चन में देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर वैसे क्वेश्चंस को आज अभी डिस्कस होगा, जो कि आप देखते के साथ उसको आप टिक आउट कर सकते हैं, राइट आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी इसमें से कौन ऐसा स्टेट है जिसका कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगता है। तो बिहार का लगता है नेपाल के साथ, छत्तीसगढ़, आगे देखते हैं उत्तराखंड नेपाल के साथ, मेघालय बांग्लादेश के साथ लगता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ इस ऑप्शन के अनुसार एक ऐसा स्टेट है जिसका कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग भी बनाए होंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत देखने में बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, एक्चुअली में देखना है कि एक इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकल रहा है, आंसर क्या होता है। देखते हैं, कहता है व्हेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर कीजिए, व्हेन द रिसिप्ट नोट इज इशूड द हेड ऑफ अकाउंट स्टॉक इज क्रेडिटेड एंड द हेड परचेज सस्पेंस इज डेबिटेड। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन एडवांस पेमेंट इज मेड परचेज सस्पेंस हेड इज डेबिटेड। यस।
when material is issued from stores to contractor for fabrication purpose, the head of account यानी miscellaneous advance capital is debited। अब देखिए इसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जबकि चौथा जो मेरा ऑप्शन है कहता है कि when normal payment are made purchase suspense is credited, नेबर, कभी नहीं। यहाँ पर जो है कि जब हम किसी को एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो जो हमारा परचेज सस्पेंस होता है वो एक्चुअली में डेबिटेड हो जाता है। तो दो तो मेरा आ रहा है। तीसरा जो है कि जब स्टोर डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब कोई मटेरियल इशू किया जाता है फैब्रिकेशन पर्पज़ के लिए, तो जो मिसलेनियस एडवांस कैपिटल होता है वो डेबिटेड हो जाता है। और यहाँ पर हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने टीचर को जिन्होंने मुझे इस तरह से क्वेश्चंस को बताया था। और आई थिंक 2 और 3 ये दो क्वेश्चन जो दो ऑप्शन है वो सही है। एंड नायर के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो भी 2 और 3 ओनली दिया गया है। सो राइट आंसर इज 2 और 3 ओनली, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी 2 और 3 ओनली ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आई होप आप लोग भी किए होंगे, जरूर किए होंगे। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज वाज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया। ऑल ऑफ अस नो 351 351 अनुच्छेद जो है वो एक्चुअली में हिंदी भाषा के विकास के लिए उस पर जो मेंशन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है इन 1921 ड्यूरिंग विच वन ऑफ द टूर्स गांधी जी सेव्ड हिज हेड एंड बिगन wearing the clothes and began to identify with poor, यानी कह रहा है 1921 में गांधी जी अपने किस भ्रमण के दौरान अपना सिर का मुंडन करवा लिए और धोती वगैरह पहनने लगे ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो आम लोगों की तरह हो। तो देखिए ऑप्शन से यदि हम नहीं भी जान रहे तो अहमदाबाद के बारे में बोल रहा है जो कि 1928 में जो कि खेड़ा आंदोलन हुआ था। चंपारण हमारा 17 में हुआ था, 1917 में। चौरी चौरा 1922 में हुआ था। तो अब हमारा एक ऑप्शन बचता है जो कि 1921 के अनुसार, यानी साउथ इंडिया विल बी राइट आंसर। एंड नायर के द्वारा भी साउथ इंडिया दिया गया है। तो इस तरह से जो साउथ इंडिया है वो है राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ चूंकि वर्कशॉप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लॉट टाइम इज असेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अंडर नॉन इंसेंटिव कंडीशन, ये जो टर्म है ना नॉन इंसेंटिव कंडीशन, एंड एवरेज वर्कर इज एज्यूम्ड टू बी वर्किंग एट ए रेटिंग ऑफ, यानी कि कह रहा है कि गैर प्रोत्साहन भत्तों के तहत जो अनुमत समय होता है, जो एजम्पशन टाइम जो होता है वो जो दिया जाता है वो औसत कामगार को किस रेटिंग पर काम करने वाले को माना जाता है। तो देखिए चूँकि इस तरह का जो क्वेश्चन है जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में भी टफ तो है ही, लेकिन चूंकि हम लोग वर्कशॉप का भी जॉब किए हैं तो वहाँ पर और ये क्या वहाँ पर हम लोग को भी बताया गया था और जो टीचर हैं वो भी बताए थे कि जो जब नॉन इंसेंटिव कंडीशन का मैटर आए तो जो रेटिंग दिया जाता है औसत कामगार को वो होता है आपका 60 यूनिट, मतलब कि प्रति कामगार को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 60 यूनिट्स होगा। इसमें सारे क्वेश्चन वैसे ही डिस्कशन होगा जो कि बिल्कुल एक नज़र में देखिए और उसको टिक आउट कर दीजिए। आई होप आपने किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, कहता है कि हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में ऑफिशियल लैंग्वेज का चर्चा किया गया, मेंशन किया गया। ऑल ऑफ अस नोट दैट पार्ट 17, भाग 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का चर्चा किया गया, इसलिए राइट ऑप्शन इज 17। ओके चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि which one of the following is not a correct reason to keep an item of expenditure under objection, यानी keep an item, ये है कीवर्ड यहाँ पर, keep an item of expenditure under objection, यानी उसको ऑब्जेक्शन के अंडर में, मतलब कि ऑब्जेक्शन के अंडर में रखा गया, इज नॉट ए करेक्ट रीज़न। सही रीज़न क्या नहीं है तो देखिए ऑप्शन एक्सेस ओवर सैंक्शन एस्टीमेट, एक्सेस
ओवर सैंक्शन एस्टीमेट, तो जो मेरा सैंक्शन एस्टीमेट उससे एक्सेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा अंडर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, तो हमारा ए भी नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ वाउचर, वाउचर का एब्सेंस, ऑफ वाउचर है ही नहीं, संदिग्ध में हो जाएगा, सस्पेंस में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, ए भी नहीं है। एक्सेस ओवर सैंक्शन एप्रोप्रिएशन, यानी एक्सेस, we all know that excess is everything bad and here is excess over sanction appropriation, तो ये भी गलत। एंड नेक्स्ट जो लास्ट वन है, वन टू बजट प्रोजेक्शन, इट इज राइट आंसर। जब 3 छट गया तो चौथा में क्या छाटना है हमको, चौथा जो है इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो वन टॉप बजट प्रोजेक्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग रीट्स इज इशू टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है जिसमें मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, कैटरियोट जो चलता है, वो कहता है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा यदि मतलब कि जो न्यायालय का जो आदेश है और उस न्यायालय के आदेश को रद्द करने की बात हो तो वहाँ पर उत्प्रेषण जो होता है, वो जो आदेश होता है उत्प्रेषण यानी कि सर्टिफिकेट उत्प्रेषण, उसे उस स्थिति में लागू किया जाता है। तो यहाँ पर मैंडेमेंस, परमादेश, प्रोविजन, प्रतिशत, क्यू वारंटो ये सब नहीं होगा और ये हो जाएगा राइट आंसर। और ये नॉट अटेम्प्ट लिए हैं, खैर कोई भी हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है कि केनेथ डेविड कोंडा जिनकी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये देखिए बिल्कुल करंट क्वेश्चन है और जो भी रेलवे का या फिर बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन से भली बातें वाकिफ होंगे कि 97 वर्ष की आयु में जो अभी हाल ही में जो डेविड कोंडा का जो 97 वर्ष की उम्र में जिनका जो मृत्यु हुआ, वो कह रहा है कि वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो वो थे जाम्बिया का। जाम्बिया का वो पूर्व राष्ट्रपति थे डेविड कोंडा, है ना। चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लिया जाए। तो ऑप्शन है कुछ इस तरह से कि 1 सेकेंड, यस, ऑप्शन है ब्राज़ील, मैक्सिको, जाम्बिया, साउथ सूडान। जाम्बिया हमारा मिल रहा है तो जाम्बिया विल बी राइट आंसर। जाम्बिया यानी डेविड कोंडा जो थे वो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके हाल ही में यानी लास्ट ईयर 21 में 97 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जाम्बिया इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जो भी करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे जो जरूर वो इसको जरूर सही आंसर किए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप फॉलोइंग स्टेटमेंट इस पर कंसीडर करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम लोग को डरना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 बार पढ़ना है, समझ में आया तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन हायर परचेज द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द हायर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट, लीजिंग इज एन एग्रीमेंट दैट परमिट्स a firm with the use and control over assets after buying and owning the same. Next है, leasing is an arrangement in which the ownership of the asset is not transferred to the lease in leasing. And next is, lease rents can be taken as tax deductible expenses by the lease. Which of the above statement is correct? Lease rents can be taken as tax deduction expenses by the lease. Lease is an arrangement in which the ownership of the asset is not transferred to the lease is leasing. Sorry, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, देखते हैं कि नायर का क्या है आंसर इसमें। ये जो कह रहा है आंसर 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 यानी लीज rentals can be taken as tax deduction. Leasing is an arrangement and leasing is an arrangement that permits a firm with the issue and control over asset. तो एज पर नायर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1,
1 हो जाएगा, 3 एंड 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डेलिकेटेड विद द फंक्शन रिलेटिंग टू द ओपनिंग ऑफ सब हेड एंड डिटेल हेड्स ऑफ अकाउंट्स अंडर मेजर हेड एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू देयर मिनिस्ट्रीज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का वो कौन सा मंत्रालय है जो कि मेजर हेड और माइनर हेड के अंदर में जो सब हेड और डिटेल हेड होता है उसको ओपन करने का उसके पास राइट्स है, अधिकार है। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट में दो ही ऐसा डिपार्टमेंट है, एक है रेलवे और दूसरा है डिफेंस। यदि ये दो ऑप्शंस हमारा रेलवे एंड डिफेंस है तो दैट विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नो, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड यस हेयर इज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दो डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि मेजर हेड एंड माइनर हेड के अंतर्गत जो सब हेड एंड डिटेल हेड होता है उसे ओपनिंग करने का फंक्शंस का वो डेलीगेटिंग पावर जो है वो हमारे दो ऐसे मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, रेलवे एंड डिफेंस, जिसको कि ये राइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल आप वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से। एंड वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग आर्ट के डील्स विद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG कैग। देखिए कैग के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि उसका जो है वो कैग का कि 149 से 149 टू 151 तक लेकर वो जो कि है वो कैग से रिलेटेड सारा चीज़ का ब्यौरा हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक, 149 टू 181, 149 से 151। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये सब। देखिए ये सब बहुत सारे ऐसे ये सब जीके का क्वेश्चन मान सकते हैं। जो भी अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या BPSC दे रहे हैं वो बहुत अच्छा से क्वेश्चन से परिचित होंगे। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। देखिए वंस अगेन इस क्वेश्चन को जरा देखा जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। अब देखिए रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की बात होता है, जैसे कि रेलवे प्रोडक्ट, जैसे चितरंजन हमारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है, कपूरथला रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टोर्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इन्वायरमेंटल ओवरहेड्स। अब देखिए यदि थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाया जाए कि स्टोर ओवरहेड रेलवे से डिपेंड, फैक्ट्री ओवरहेड रेलवे से जुड़ा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेलवे से है, बट इन्वायरमेंटल ओवरहेड्स कहता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को इन्वायरमेंटल ओवरहेड से लेना देना नहीं है। बाकी स्टोर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये तीन जो है वो सही है। एंड चौथा जो कि इन्वायरमेंटल ओवरहेड्स है ये हमारा गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट को फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। अब हमें यहाँ पर दो टर्म मिला है, एक है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम और फाइंड किसको करना है, इनकरेक्ट का। तो एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन शॉप गेट 100% इंसेंटिव, नो, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप में जॉब किया और वर्कशॉप में 100% इंसेंटिव एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है, अच्छी तरह से जानते हैं। आगे देखते हैं एम्प्लॉयज वर्किंग इन सपोर्ट शॉप गेट 80% एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप, नेवर, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय वर्किंग इन सपोर्ट शॉप गेट 60% ऑफ एबव एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन। और ये देखिए कहता है एम्प्लॉयज वर्किंग इन सपोर्ट शॉप, जैसे कि
मान लीजिए कि कोई हरनौत वर्कशॉप में काम कर रहा है, या फिर जैसे कि हम कांचरापारा वर्कशॉप में थे और चितरंजन जो कि उसके नियरेस्ट जो था प्रोडक्शन यूनिट चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि प्रोडक्शन यूनिट है, तो एम्प्लॉयज वर्किंग इन सपोर्ट शॉप्स गेट 60% ऑफ एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप। प्रोडक्शन जो शॉप है, यानी जैसे चितरंजन को ले लिया जाए तो वहाँ के कंपेरेटिवली जो नॉन प्रोडक्टिव जो शॉप्स है, नॉन प्रोडक्शन जो शॉप करता है, उसके रिस्पेक्ट में 60% तक उसको इनडायरेक्ट जो होगा वो एवरेज इंसेंटिव प्रोडक्शन उसको दिया जाएगा। तो राइट आंसर यही होगा। और ये हम चूँकि वर्कशॉप का जॉब किए हैं, इंसेंटिव लिए हैं, एवरेज इंसेंटिव के बारे में पढ़े हैं, सो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नायर के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो क्या है कि एम्प्लॉयज वर्किंग इन सपोर्ट शॉप गेट 60% ऑफ एवरेज इंसेंटिव। सेम चीज़, सेम वही बात है। राइट आंसर इज कि 60% तक वो एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप का वो एम्प्लॉयज को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्रॉड गेज लाइन्स ऑन इंडियन रेलवेज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना कि ब्रॉड गेज लाइन्स ऑन इंडियन रेलवेज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी भारतीय रेलवे में जो ब्रॉड गेज का जो लाइन का जो आधार है वो विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। तो ये किस बेस पर किया गया है? तो देखिए इसमें जो बेसिकली होता है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को देखते हुए किया जाता है। जैसे देखिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कहता है प्रेजेंट मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, फ्यूचर मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, पास्ट मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड। क्यों? क्योंकि चूँकि मैं ऑपरेटिंग में भी रहा हूँ, इसके पहले मैं गुड्स गार्ड था, तो वहाँ पर जब हम लोग साइडिंग में जब हम लोग लाइट इंजन को जब लेकर जाते थे तो वहाँ पर हम लोग को 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो मेरा परमिशेबल स्पीड था, और वहाँ पर जो था कि उसको आगे मतलब कि 35 यानी मोर देन 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से लिया जा सकता है। तो वहाँ पर जो ब्रॉड गेज का जो लाइन तैयार किया जाता था वो फ्यूचर को एज्यूम करके बनाया जाता था कि फ्यूचर में जो मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्यूचर मैक्सिमेबल परमिशेबल स्पीड। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। ऑपरेटिंग में जॉब किए तो ऑपरेटिंग के से क्वेश्चन आ गया तो हमने यहाँ पर हिट कर दिया। वर्कशॉप का जॉब किया, इंसेंटिव के बारे में जाना, इंसेंटिव लिया तो एवरेज इंसेंटिव जो पे होता है उसके बारे में जाना, तो वहाँ पर से वो कर लिया। चलिए खैर, चलिए सही है, लेबर नेवर गोज इन वेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With regard to development suspense account, which one of the following statement is or are correct? कहता है कहता है कि with regard to development suspense account यानी विकास उचंत खाता, सॉरी लेखा, डेवलपमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी विकास उचंत लेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखिए कौन सा कथन सही है, किसके बारे में? तो डेवलपमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में। एंड ऑप्शन इज, वन सेकेंड, ऑप्शन इज द बैलेंस अंडर डेवलपमेंट सस्पेंस अकाउंट इज नन, व्हाट इज दिस, सॉरी यहाँ पर देखते हैं विकास लेखा, सॉरी इसका ऑप्शन पता नहीं लग रहा है। चलिए इसको क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैग एंड CAG, the duties, powers and condition of service of the Comptroller and Auditor General of India CAG are laid down in detail in। अब देखिए जो हमारा कैग है यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग से संबंधित एक एक्ट आया था 1971 में, और 1971 का एक्ट जो कैग के लिए बनाया गया था बेसिकली, वो कैग का जो 1971 में एक्ट आया उसमें कैग का टोटली चीज़ जैसे ड्यूटीज़, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस,
इन सारी बातों का लेखा जोखा यानी मेंशन वो 1971 के एक्ट में किया गया था और क्वेश्चन बेसिकली वही पूछ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 1951 तो नहीं होगा, 1961 भी नहीं होगा, 1971 एक्ट, ये हमारा जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट हिट किया जा सकता है। चलिए खैर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, WMS आ गया, बॉक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। यस, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लोजिंग बैलेंस अंडर द वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द आउटले ऑन वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑन completed work which are awaiting acceptance from parties order for manufacture और repair। रियली बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इतना देर में तो आदमी पढ़ेगा क्या, पीछे से क्वेश्चन उसका समझ में जब तक पढ़ेंगे जब तक पीछे भूल जाएंगे क्या कर रहा है। खैर, द क्लोजिंग बैलेंस अंडर वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस। Works of manufacturing suspense account is a revenue suspense is head of account. The closing balance under works of manufacture suspense account is always a debit balance. Yes, ये तो सही है, ये सही है कि closing balance under works of manufacturing suspense account is always debit balance. Yes, ये तो सही है। वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के अंतर्गत जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये तो सही है। लेकिन क्या इसमें कहीं ऐसा ना दे दे कि कौन कौन सही है। खैर देखते हैं। इसका जो नायर के द्वारा जो आंसर दिया गया है, नायर के आंसर 1 and 4। चलिए 1 and 4 इसका आंसर है, तो एक तो सही है, 4 तो होगा। एंड 1 क्या है, द क्लोजिंग बैलेंस अंडर द वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द आउटले ऑन वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑन कंप्लीटेड वर्क्स विच आर अवेटिंग एक्सपेंटेंस फ्रॉम पार्टीज ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चर और रिपेयर। ये चलिए ये भी सही है, तो 1 और 4 इसमें सही है, मुझे ये पता था 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्राइम क्राइसिस इज ए टर्म एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। यानी सब प्राइम क्राइसिस, उपमुख संकट। अब देखिए क्या एक घटना किससे संबंधित है, इकोनॉमिक रिसेशन से, सब प्राइम क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से, या फिर ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटी से। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जो क्राइसिस जो शब्द है वो इकोनॉमिकल वर्ड है। जैसे कि हमारा जो इकोनॉमिकल रिसेशन होता है, आर्थिक मंदी आती है, बोलते हैं पैसा का बहुत क्राइसिस हो गया, और पैसा इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ टर्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऐसे भी इकोनॉमिक रिसेशन होगा। आई थिंक आप लोग भी किए होंगे, तो राइट आंसर इज इकोनॉमिक रिसेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फटाफट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। चूँकि लंबा क्वेश्चंस है, वीडियो भी लंबा हो सकता है, बट आप स्टार्ट पॉइंट बने रहिए तो आपको जो फर्दर जो एग्जामिनेशन है अपेंडिक्स 3A का और एलडीएस से 30% का, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यदि लंबा है तो उससे डरना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। ये देखिए बिल्कुल करंट टॉपिक, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। जो भी करंट लड़का होगा इसको टिक आउट जरूर कर देगा, जो जूनियर होंगे वो भी। प्रिपेयर्ड बाय स्टेशन मास्टर फॉर इनवार्ड टू पे पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक। यस, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट का तो काम ही है कि ये स्टेशन मास्टर के द्वारा तैयार किया जाता है फॉर इनवार्ड टू पे पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सनल लेजर अकाउंट ऑफ द स्टेशन मास्टर, सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्म एज ट्रैफिक बुक पार्ट ए टू द कलेक्ट ऑल द एरर्स परटेनिंग टू द फिगर्स ऑफ ईच स्टेशन। ये भी बिल्कुल सही है। स्टेशन मास्टर के द्वारा जो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट बनाया जाता है वो एक सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक है जो कि ट्रैफिक बुक के पार्ट ए की तरह तैयार किया जाता है, और कोई भी एरर रहता है तो उसको उसमें परटेन किया जाता है पूरे ईच एंड एवरी स्टेशन का। तो ये 3 भी सही है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आई थिंक 1 and 3। यस, राइट आंसर इज 1 and 3 हमारा जो होगा वो सही होगा, 1 and 3 ओनली। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि which one of the following option is correctly matched with reference to demarcation of states या UTs of the country into A, B and C regions on the basis of the extent of the which Hindi is spoken and written in the given region. Dear friends, चूंकि क्वेश्चन बहुत है और बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो हमें पढ़ना भी तो फास्ट पड़ेगा और जल्दी जल्दी करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जो हिंदी है, तो उसे बेसिकली 3 जोन में बांटा गया है, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो इसमें से जो 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन से ऑप्शंस के अनुसार ये जो है वो आपको ग्रुप ए, बी, सी जहाँ पर कि हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है, किस भाषा में। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो regions on the basis of the extent to which हिंदी is spoken and written in the given region। अब देखिए हिंदी जो बोला जाता है, हिंदी भाषी जो राज्य है उसे जोन ए में रखा गया है, और जोन ए में जो हमारा बिहार हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब जितने हैं जिसको जोन ए में रखा गया है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिल रहा है अंडमान एंड निकोबार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। चलिए ये भी महाशय जो भी हैं ये सही किए आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद, देखिए वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो बेसिकली मिशन कर्मयोगी का पार्ट है। एंड मिशन कर्मयोगी जो आया वो आपको 2 सितंबर 2 सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी आया, जिसमें कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो टर्म है वो मिशन कर्मयोगी से जुड़ा हुआ है। और ये जो है वो 2 सितंबर 2020 के द्वारा कर्मयोगी जो मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 में, है ना। तो ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन वो हमारा मिशन कर्मयोगी से जुड़ा हुआ है। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोग किए होंगे, सही किए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है नेट बैलेंस अंडर द हेड ऑफ अकाउंट परचेज एक्सपेंसेस एग्जिबिटेड इन द ब्लैंक्स। तो इसका यदि देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, छोड़िए उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्ट हिट किया जा सकता है, उसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें फाइनली हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन कितने थे, और आज हम लोग मतलब कि उसका हाफ पार्ट ही करेंगे। और हाफ पार्ट में आप देखिएगा कि मोर देन 60 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे डायरेक्ट हिट। यस, ऑनेस्टली स्पीकिंग मोर देन 60 क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कैग। तो देखिए अकाउंट्स जो कैग होता है, आप थोड़ा सा सोचिए, वो अकाउंट्स का क्या वो प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर तो नहीं करता, सर्टिफाइड जरूर करता है ना। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कैग, तो ये 3 आंसर तो मेरा सही जा रहा है। एक ऑप्शन और बचा, अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर सर्टिफाइड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी सीजीए। अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर सर्टिफाइड, नो, सर्टिफाइड तो आपको कैग के द्वारा किया जाता है, सीएजी के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लोज डिफरेंस है, सीजीए एंड सीएजी both are different. CGS means Controller General of Accounts and C and AG means Comptroller and Auditor General of India. And which one of the above statement is or are incorrect? कौन गलत है इसमें, कौन गलत है? Accounts of the Indian government are certified by Comptroller and Auditor General of India. Accounts of the Union government are certified by कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नहीं ये तो नहीं होगा, 3 तो होगा।
3 options, and accounts of the Indian government are prepared by comptroller and auditor. I think 3 is right answer. वाह सॉरी, मैं गलत हो गया, 3 तो है लेकिन 2 भी सही है. अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर, ओ शिट, एक्चुअली में देखिए यहाँ पर इतना क्लोज डिफरेंस था. CGA, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि CGA एंड CAG. CGA जो होता है वो बेसिकली अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट को प्रिपेयर्ड किया जाता है CGA के द्वारा, और उसको सर्टिफाइड जो करता है वो C&AG करता है ना. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बहुत ही, लेकिन हम लोग गलत कर दिए. लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो CGA एंड C&AG हो गया. CGA प्रिपेयर करता है एंड C&AG सर्टिफाइड करता है. बस बेसिकली यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि CGA अकाउंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट जो होता है उसको प्रिपेयर करता है, और C&AG जो होता है वो सर्टिफाइड करता है. बेसिकली इस पूरे क्वेश्चंस का जो निचोड़ है वो यही है. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चंस है. चलिए, कम्युनिकेशन रिलीव्ड इन हिंदी आर टू बी रिप्लाइड इन हिंदी ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज. दिस इज द मैंडेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स. देखिए, हम शुरुआत में ही बोले कि हमारे प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का 2 वीडियो पड़ा हुआ है, और उसमें भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि किस हिंदी में जो प्राप्त पत्राचार होता है उसका जो सेंट्रल जो ऑफिसेज है उसका जो जवाब होगा वो हिंदी में ही दिया जाएगा, और ये है रूल नंबर 5. ये आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा. इसलिए मैंने बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी क्वेश्चन ये 30% में पूछा गया है वो उसका वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन उसमें है. यदि कोई पढ़ लेते ना, ओह गॉड, कमाल हो जाता. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस ये ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस, ये क्या क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ही नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस. The Public Financial Management System PFMS is a web-based online software application designed, developed on and implemented by the. तो देखिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है. तो अभी हम लोग पढ़े कि अकाउंट से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं, जो अकाउंट से संबंधित जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रिपेयर करने का काम है वो कौन किया, वो किया CGA. यानी CGA का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ये CGA प्रिपेयर किया, एंड C&AG जो है वो उसको सेटिस्फाइड करता है. तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जो तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी PFMS, वो किसके द्वारा, ये जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया एंड ऑन किया गया. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो CGA के द्वारा. अब ढूंढ लेते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, यानी ऑप्शन ID 2579 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आ गया. टेस्ट बैलेंस शीट. हेयर इज टेस्ट बैलेंस शीट. देखिए, प्रिपेयर्ड बाय स्टेशन मास्टर. यस फॉर इनवर्ड टू पे पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक. वेरी गुड. ये स्टेशन मास्टर के द्वारा तैयार किया जाता है टू पे पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक. आगे देखते हैं. प्रिपेयर्ड इन ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस. एंड नेक्स्ट की सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक प्रिपेयर टू कलेक्ट ऑल द एरर्स परटेनिंग टू द फिगर्स ऑफ ईच स्टेशंस, है ना. उसके बाद एक ऑप्शन है कि प्रिपेयर्ड इन ट्रैफिक बुक ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाय स्टेशन मास्टर फॉर इनवर्ड टू पे पार्सल्स एंड गुड्स. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर है टेस्ट बैलेंस शीट. इसके पहले जो बात हुआ था वो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की बात हुआ था, और एडजस्टमेंट बैलेंस शीट का आदि रहता तो फिर हो जाता कि सप्लीमेंट्री ट्रैफिक
supplementary traffic book prepared to collect all the errors pertaining to the figures of each station। तब हमारा ए भी सही था। कब? जब टेस्ट बैलेंस शीट की बात ना होकर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की बात होगी तब। बट यहाँ जो है वो टेस्ट बैलेंस शीट की बात है, तो टेस्ट बैलेंस शीट जो है वो स्टेशन मास्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है टू पे पार्सल एंड गुड्स ट्रैफिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर एस्टीमेट से क्वेश्चन आ गया। अब एस्टीमेट से आ गया क्वेश्चंस, है ना। एस्टीमेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि एस्टीमेट जो होता है वो 7 प्रकार के होता है, जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री, कंपल्सन एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, ये सब सारे एस्टीमेट हम लोग को पढ़ना है कि, और टोटल जो होता है एब्स्ट्रैक्ट वो 7 प्रकार के होता है एस्टीमेट, है ना। चलिए तो देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन है? तो करेक्ट क्या है कि द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड टेक्निकल सैंक्शन। नो, इसको टेक्निकल सैंक्शन नहीं कहेंगे। द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड द टेक्निकल सैंक्शन। नो, ये भी टेक्निकल सैंक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट है द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंपल्सन एस्टीमेट ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड द टेक्निकल सैंक्शन। नो, टेक्निकल सैंक्शन एक्चुअली में है क्या? तो द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिटेल एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट जो सैंक्शन किया जाता है ना, और वर्क इज कॉल्ड टेक्निकल सैंक्शन। ये टेक्निकल सैंक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, जो कि सबसे पहला जो ऑप्शन था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही इसको प्रिपेयर किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट को। और टेक्निकल सैंक्शन जो है वो डिटेल एस्टीमेट जो होता है कि द सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द डिटेल एस्टीमेट ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड टेक्निकल सैंक्शन, है ना। डिटेल एस्टीमेट किसी वर्क का होता है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन होता है, तब हम उसे टेक्निकल सैंक्शन कहते हैं। और नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट सैंक्शन जो हो गया। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या हो गया? जो एस्टीमेट हमने बनाया उसमें कोई घट बढ़ गया तो वहाँ पर फिर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया जाता है। एंड कंपल्सन एस्टीमेट जो प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर कंपल्सन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डिटेल एस्टीमेट ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड द टेक्निकल सैंक्शन। आई थिंक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा और आपने सही क्वेश्चन का आंसर किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ऑफ द जो ड्रॉप कंटेनर होता है इज लेस देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड आईओसी कंटेनर। अब देखिए यहाँ पर फिर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट गार्ड का रोल यहाँ पर प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि हमारी आंखों के सामने या कहिए कि उस कंटेनर को लेकर जाते थे, जैसे उसमें बीसीएन होता था, बॉक्सेन होता था, कंटेनर होता था, ड्रॉप होता था, तो हम लोग उसको बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से देखें उस चीज़ को, तो इसको हम लोग सही आंसर कर सकते हैं। क्या है कि कहता है कि हाइट ऑफ द ड्रॉप कंटेनर इज लेस देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड आईओसी कंटेनर। ड्रॉप कंटेनर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन डबल स्टैक। ड्रॉप कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन बॉक्स एंड बैगन। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए, एक तो है कि जो ड्रॉप कंटेनर्स होता है वो कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन डबल स्टैक। यस, इट इज राइट, ये सही है। एंड हाइट विड्थ ऑफ द ड्रॉप कंटेनर इज लेस देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ आईओसी कंटेनर। नो, ए नहीं होगा। हाइट जो है ना उसका कम होता था, तो हाइट ऑफ द ड्रॉप कंटेनर इज लेस देन दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड आईओसी कंटेनर। तो आई थिंक 2 and 2 and 3 ये सही आंसर है। चलिए, ये सही आंसर है। चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जिन्होंने भी इसका आंसर किया है वो थोड़ा सा इनका मिसमैच हो गया है। 2 और 3 ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वंस अगेन रियली लेबर नेवर गोज इन पेन। यहाँ पर एनडीए की बात हुई है, यानी नाइट ड्यूटी अलाउंसेज, और हम लोग को बहुत मिलता था नाइट ड्यूटी अलाउंसेज। जब हम लोग
गुड्स गार्ड में थे तो गाड़ी लेकर जाते थे, तो एनडीए बहुत कमाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नाइट ड्यूटी अलाउंसेज यानी एनडीए। कहता है कि आवरली रेट ऑफ एनडीए शैल बी इक्वल टू बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है कि एनडीए इज एडमिनिस्ट्रेबल टू एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ रेलवे सर्वेंट फॉर द वर्क पुट इन ड्यूरिंग द नाइट पीरियड फ्रॉम 22 आवर्स टू 6 आवर्स। इसको तो पहले हिट कर दीजिए। रात के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नाइट ड्यूटी में काउंट होता था, बिल्कुल याद है, तो ये तो हम रखेंगे। चलिए, मैक्सिमम बेसिक पे फॉर वर्किंग आउट आवरली रेट ऑफ एनडीए शैल बी 43,300। चलिए देखते हैं। द ग्रांट ऑफ एनडीए सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ए सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर कंसर्न दैट नाइट ड्यूटी इज इसेंशियल। यस, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है कि एक तो नाइट ड्यूटी अलाउंस 22 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये सही है। और दूसरा है कि जो सुपरवाइजर जो कंसर्न करता है कि हाँ ये नाइट ड्यूटी के सब्जेक्ट फर्निशिंग ऑफ ए सर्टिफिकेट बाय द सुपरवाइजर कंसर्न दैट नाइट ड्यूटी इज इसेंशियल, तो ये सही है। तो सही क्या हो गया? 2 और 4। चलिए देखते हैं 2 और 4, राइट आंसर 2 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यस, नेक्स्ट है कि UAM हैज बीन रिप्लेस्ड विथ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट URC। देखिए ये भी जीके का कब का क्वेश्चन है, जीके ही कह सकते हैं। URC है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इतने सारे ऑप्शन है। UAM हैज बीन रिप्लेस्ड विद उद्यम रजिस्ट्रेशन, UAM हैज रिप्लेस्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये पूरे क्वेश्चंस में एक ही चीज कह रहा है कि UAM, जो कि UAM का मतलब होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम। यस, उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM हैज बीन रिप्लेस्ड विथ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो उद्योग आधार मेमोरेंडम था ना, उसे 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के द्वारा रिप्लेस कर गया। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन फाइंड करना है वेरी क्लोज। यहाँ पर जो डिफरेंस जो ऑप्शन दिया गया है 1/7/2000, ये तो खत्म होगा, 21 भी खत्म होगा, 22 भी खत्म होगा। आंसर जो होगा वो 20 में, क्योंकि 1 जुलाई 2020 को, यस ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 को उद्योग आधार मेमोरेंडम जो था MSME का, यानी माइक्रो MSME माइक्रो स्मॉल मेमोरेंडम इंटरप्राइजेस जो MSME का था, तो उद्योग आधार मेमोरेंडम को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया 1 जुलाई 2020 को। इसका राइट आंसर जो है वो यही है। चलिए आगे देखते हैं। यस, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, देखिए क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, बुक कीपिंग का भरमार क्वेश्चन है। बुक कीपिंग से बहुत सारा क्वेश्चन है, और बिल्कुल आई थिंक यदि पढ़कर यदि जाया गया होता, जैसे कि अभी हम लोग लेटेस्ट में बुक कीपिंग वगैरह पढ़े हैं, तो बैलेंस शीट काफ़ी कुछ माइंड में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन द क्लोजिंग बैलेंस इज लेस देन द ओपनिंग बैलेंस देयर इज नेट इनफ्लो ऑफ कैश। देखिए यहाँ पर जो है टर्म इनफ्लो, जब क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस का टर्म आ जाए, जब ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाए, तो जो फ्लो होगा ना वो कैश का, वो इनफ्लो नहीं होता है, वो आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो। अब हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि आउटफ्लो जहां इस ऑप्शन में हमको दिखेगा उसको हम हिट कर देंगे। व्हेन द क्लोजिंग बैलेंस इज मोर देन द ओपनिंग बैलेंस देयर इज नेट आउटफ्लो ऑफ कैश। व्हेन द क्लोजिंग बैलेंस इज लेस देन द ओपनिंग बैलेंस देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ कैश। यस, नेट आउटफ्लो आ गया, तो हम बिल्कुल इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई थिंक इट इज 100% राइट आंसर कि जब क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से लेस देन हो जाए, तो जो कैश का फ्लो होगा वो इनफ्लो नहीं होता है, जो नेट जो कैश जो होता है वो होता है आउटफ्लो। इसका राइट आंसर यही होगा, आउटफ्लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट
ये ऐसे क्वेश्चन है जो कोई डायरेक्ट हिट कर कर एक अच्छा खासा स्कोरिंग एग्ज़ाम में किया जा सकता था। इसलिए देखिए लर्निंग किसी से भी हो सकता है, और यहाँ पर लर्निंग तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर डिस्कसिंग हो रहा है, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस का। और जैसा कि हम लोग बोले कि प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन अपेंडिक्स 3A का हो या LDC 30% या LDC 70% का हो, तो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इट विल हेल्प यू टू सिक्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स। चलिए कम टू द पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट GCC, यस, which is come into force was issued in which of the following month and year। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है कि GCC यानी जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन रेलवे में, वो कम इनटू फोर्स ये नए साल में कब आया। तो आदि नया जो MSOP जो अभी हम लोग 18 का फॉलो करते हैं, लेकिन नया भी आ गया। और जो GCC है वो आपको अप्रैल 2022 से नया जो GCC है नियम लागू किया गया। तो इसका आंसर तो वेरी इजी है, सब लोग किए होंगे। अप्रैल 2022 इज राइट आंसर, यस, अप्रैल 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लॉस शुड कंसीडर्ड एज ए अकाउंट डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन है, और क्वेश्चंस बिल्कुल अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है कि लॉस शुड कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म एसेट। डायरेक्ट हिट मैं तो मारूंगा, लॉन्ग टर्म एसेट। लॉस जो है ना वो कंसीडर किस रूप में किया जाना चाहिए, तो लॉस बेसिकली अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म एसेट। एंड नायर का जो आंसर है वो भी लॉन्ग टर्म एसेट है, और जिन्होंने भी मारा है लॉन्ग टर्म एसेट उनका आंसर सही भी है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन क्लाउज इन स्टोर कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आ गया, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये जितने भी जो टर्म है ना का स्टोर कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बॉस कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ऑप्शन क्लॉज की बात है ना वो वेरिएशन इन प्राइस कभी नहीं होता है, वो हमेशा वेरिएशन इन क्वांटिटीज होता है। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन इन क्वांटिटीज, तो राइट ऑप्शन इज 2। ऑप्शन क्लॉज जो टर्म है, ऑप्शन क्लॉज स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वेरिएशन सिर्फ क्वांटिटीज में होता है। देयर विल बी नो वेरिएशन इन प्राइस इन रिगार्डिंग स्टोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो राइट आंसर इज 2। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए टर्म आया ESG, इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट। ESG अभी मतलब क्या बोलते हैं हमें बार बार एक चीज़ की याद आता है ना कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में है। ESG, इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट। ESG इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कई तरह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ESG इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ESG इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली ये जो टर्म आया है वो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर G फॉर गवर्नेंस एंड H फॉर क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस देखा जाए, ऑप्शंस, यस, ऑप्शन इज here is option, the environmental, social and governance policies of a company। यस, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है कि ESG जो टर्म है उससे क्या, उसी में देखिए ES एंड G, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसीज ऑफ ए कंपनी। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी क्वेश्चन है कि ESG जो टर्म है वो बेसिकली स्टैंड फॉर द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसीज ऑफ कंपनी। और जो नायर का आंसर है वो क्या है, यस, द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसीज। यस, राइट आंसर इज, दिस इज राइट आंसर, सही आंसर है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस कि एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन विच
ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यानी जीसीसी जो जनरल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट आया उसके अनुसार जो जिसे रेट कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स्ड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो टर्म है बेसिकली यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे थोड़ा सा रनिंग कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज रनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना कि इसमें जो ठेकेदार जो होता है वो ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर जब भी मांग की जाए तो निर्धारित अवधि में निर्धारित मात्रा में भंडार की आपूर्ति की जाती है और यह ठेकेदार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये हुआ रेट कॉन्ट्रैक्ट। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें भंडार की जो आपूर्ति होती है वो बेसिकली ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में निर्धारित अवधि तक की जाती है पूर्ति, भंडार की पूर्ति। और इसमें जो इसमें निर्धारित मात्रा में ऑलमोस्ट 25% तक वेरिएशन हो सकता है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। तो यदि हम ऑप्शन की बात करेंगे कि for clause shall be applicable only to rate contracts, for clause shall be applicable only to fixed quantity contract, for clause shall be applicable only in running contract, for clause included in the IRS condition of contract, IRS condition of contract। तो देखिए रनिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात तो हम अभी कर दिए कि इसमें 25% तक वेरिएशन हो सकता है। और रेट कॉन्ट्रैक्ट जो वो है कि फॉल क्लाउज जो है ना वो बेसिकली चूंकि इसमें ठेकेदार द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है रेट कॉन्ट्रैक्ट को, तो ठेकेदार की मनमानी भी चल सकती है। ठेकेदार जो निर्धारित करेगा उसके अनुसार ही मतलब निर्धारित अवधि में निर्धारित मात्रा में भंडार की आपूर्ति की जानी है। तो फॉल क्लाउज जो होगा बेसिकली वो रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टर्म है कि फॉल क्लाउज शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू रेट कॉन्ट्रैक्ट। और हम अपने टीचर्स को भी थैंक्स वंस अगेन बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, गुड। और नायर का जो आंसर है वो देखा जाए, नायर का आंसर है फॉल क्लाउज शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू रेट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली रेट कॉन्ट्रैक्ट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हम लोग डिस्कस किए और डिस्कस के बेस पर हम लोग फाइंड किए कि जो फॉल क्लाउज है वो बेसिकली रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही एप्लीकेबल ओनली होगा, क्योंकि इसमें जो रेट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सो राइट आंसर इज फॉल क्लाउज शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू रेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चंस। बस आप लोग वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। यदि मैं नहीं टायर्ड हो रहा हूँ तो आपको भी टायर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर वंस अगेन आर्टिकल से क्वेश्चन है, देखा जाए तो पॉलिटी से भी बहुत सारा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उस रूप में संबंधित निवाद बताने की शक्ति प्रदान करता है जिसमें संघ और राज्यों के लेखे रखे जाएंगे। अब देखिए आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 तो कभी नहीं होगा। आर्टिकल 150, आर्टिकल 150, आर्टिकल 160, 170, यस राइट आंसर इज 150। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 140 जो है वो 140 यदि आर्टिकल की बात करें तो ए आर्टिकल के अनुसार यदि देखा जाए कि आर्टिकल 140 है बेसिकली एन इनक्लरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें तो प्रेसिडेंट की कोई बात ही, इसमें तो संघ और राज्य क्षेत्र में तो कुछ बात ही नहीं आया, तो ये सो प्रेसिडेंट से संबंधित है नहीं। ये बिल्कुल जो 140 है वो इनक्लरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है। एंड 160 की बात करें तो 160 जो आर्टिकल्स है वो बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, तो ये है कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति, 160 की बात हो रही है, तो जो गवर्नर की जो फंक्शंस है उसे डिस्चार्ज करने का पावर है, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर, है ना, इन सर्टेन कंटीजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपका 160 तो ऐसे छट गया, ये भी नहीं होगा। 170 की बात करें तो 170 आर्टिकल 170 है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है किसी भी स्टेट का शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, है ना। तो ये चीज़ हम लोग 170 के अनुसार जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 150 में पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट को उस रूप में संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसमें संघ और राज्य के क्षेत्र में लेखे रखे जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग को आर्टिकल 140, 150, 160 एंड आर्टिकल 170 सभी आर्टिकल्स क्लियर हो गया होगा और ये बिल्कुल पॉलिटी का क्वेश्चन है, पोल साइंस का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
कहता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर इन स्कोप एज इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये वीडियो पड़ा हुआ, उसमें भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अधिकांश आप मेरा वीडियो देख लिए होते तो दशा और दिशा दोनों बदला हुआ होता। खैर एनीवे कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर इन स्कोप एज इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग etc. नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ ओनली cost ascertainment. Cost accounting is focused with the projection of figure of the future. Management accounting focus on both past and present figures. अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, बेसिकली आपका जो टर्म है वो यहीं से रिलेटेड है। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो मेनली फोकस करता है किस पर, तो वो मेनली फोकस करता है कि फ्यूचर्स के देख रेख करके फ्यूचर में हमारा कितना फ्यूचर में हमारा क्या कॉस्टिंग आएगा, क्या जो भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो फ्यूचर में क्या इसका फिगर आएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसको फोकस करके तैयार किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फोकस करता है वो वर्तमान समय में क्या है और पास्ट में क्या था, पास्ट और प्रेजेंट को लेकर वो फ्यूचर का टारगेट करता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओनली फ्यूचर को फोकस करके किया जाता है। तो राइट आंसर इज 3 and 4। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन बुक कीपिंग का क्वेश्चन, शीर्ष तुलन पत्तु अतरंग क्या बैलेंस शीट क्वेश्चन बेसिकली आपको बैलेंस शीट से है, यानी बुक कीपिंग की बात आ गया। अब बुक कीपिंग की बात आ गया तो क्या क्वेश्चन आगे देखते हैं कि इट इज इशू टू रिकॉर्ड ऑल सम्स विच आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेशन बैलेंस शीट टू द अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट और वाइस वर्सा। एकदम बिल्कुल, ये तो ऐसे डायरेक्ट हिट जाएगा। नेक्स्ट, इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल सम्स विच आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेशन बैलेंस शीट टू द अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट ओनली टर्म नहीं आएगा, ओनली जो है वो निगेटिव सेंस देता है। इट इज ऑपरेटेड इन ट्रैफिक बुक पार्ट सी, नो, ये ट्रैफिक बुक का पार्ट सी में नहीं, ट्रैफिक बुक के पार्ट ए में किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट, इट इज ऑपरेटेड इन ट्रैफिक पार्ट सी, नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, है ना। स्टेशन बैलेंस शीट, it is used to record all sums which are to be transferred from the station balance sheet to the account office sheet और vice versa। ओनली नहीं लगाना, वाइस वर्सा हो सकता है, ये चीज़ किया जा सकता है, यानी इसके विपरीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि the central government officers are required to notify the names of the office gazetted where is 80% of the staff have acquired working knowledge of the Hindi. This is the mandatory of by which of the following rule of official language rules। once again I am telling you, आप प्ले लिस्ट में जाइए या आप प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। कहने का चीज़ सिर्फ ये हुआ कि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया। आप वहाँ पर जाकर कोई भी आपका फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन हो, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, आप छोटा भाई होने के नाते आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइए, आपको हेल्प करेगा। इसमें क्या कर रहा है कि 80% किसी ऑफिस का वर्कर जो स्टाफ है उसको नॉलेज आ गया हिंदी में काम करने के लिए, तो ये किस में दिया गया है रूल, जो राजभाषा हिंदी है उसका रूल 11 में है कि रूल 12 में है कि रूल 8 में कि रूल 10 में, तो रूल 10 रूल 10 का 4 जो नियम है वो यही कहता है कि यदि कोई वर्किंग नॉलेज 80% एक्वायर कर लेता है तो ये मैंडेटरी है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, तो ये है 10 का 4। ये वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप देखे होते तो डायरेक्ट हिट जरूर करते हैं। खैर जो भी हो, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following is the delay payment monitoring system portal of monitoring of the delay payments of micro and small enterprises under micro and medium enterprises development यानी MSMED Act 2006। once again questions, which one of the following is the delay payment monitoring system portal। अच्छा, ये है इसका की पॉइंट, डिले पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो पोर्टल है वो पोर्टल कौन सा है जिस पर कि जो है वो MSME का कोई जो है
उसके अंतर्गत वो डिले पेमेंट होता है तो उसको वो उसके रिगार्डिंग में वो कंप्लेन कर सकता है। तो वो बेसिकली पोर्टल का नाम क्या है देखते हैं आगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन समाधान यदि मिल जाए तो बात बनेगी। यस, एमएसएमई समाधान पोर्टल। एमएसएमई जो समाधान पोर्टल है वो एक्चुअली में जो क्रिएटेड किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई, जो कि एमएसएमई कैन फाइल देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन रिगार्डिंग डिले पेमेंट्स। तो बेसिकली यही होगा। एमएसएमई जो समाधान पोर्टल है वो एमएसएमई के अंतर्गत जो फाइल किया जाता है एप्लीकेशन को रिगार्डिंग डिले पेमेंट्स, तो वो है एमएसएमई का समाधान पोर्टल। अब इतने सारे डिस्कसिंग होने के बाद अब जो एमएसएमई जो विद इन लास्ट ईयर जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को उससे कनेक्ट कर दिए। और एमएसएमई जो समाधान पोर्टल है उसके अनुसार यही किया गया कि जो ऑनलाइन वो रिगार्डिंग डिले पेमेंट में वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने पहले ही बोला कि इसमें डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट हिट किया जा सकता है। बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। एंड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, यानी ईयर आफ्टर ईयर लाइक दिस कांस्टेंट चलते रहेगा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नो। स्ट्रेट लाइन मेथड, यस। सिंकिंग फंड मेथड, नो। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, नहीं, ये भी नहीं। स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन में बेसिकली क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मेथड जो है जैसे राइट डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, ये सब जो मेथड है उस मेथड में जो डिप्रिसिएशन जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है आप ईयर आफ्टर ईयर। कैसे, स्ट्रेट लाइन में ये लाइक इस तरह से चलता है, एक समान रूप से चलता है। इसमें डिप्रिसिएशन में ना तो कोई घटाव होता है ना तो कोई बढ़ाव होता है। तो आई थिंक आपने आंसर सही दिया होगा और इसमें जो भी महाशय का है वो सही मारे हैं। इनका आंसर और नायर का आंसर सेम मैच कर जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए आई थिंक इतने डिस्कशन के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू नेट लोड एंड नेट टनेज। अब देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के बन सके, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के में बेसिकली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से ही संबंधित क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में TIA, ट्रैफिक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक अकाउंट्स का जो पोस्ट है TIA, तो उनका काम क्या रहता है, उनका काम स्टेशन पर रहता है, लाइन में ट्रैक पर स्टेशन पर रहता है। तो कहता है कि नेट लोड और नेट टनेज में क्या डिफरेंस है। देखिए इसको हम बहुत ही मतलब कि क्लोजली को रिलेट कर जाएंगे। नेट लोड जो होता है ना वो पैसेंजर से रिलेटेड और टनेज जो है ना वो गुड्स से रिलेटेड, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। नेट लोड पैसेंजर से रिलेटेड, टनेज गुड्स से रिलेटेड। तो पे लोड ऑफ पैसेंजर, लगेज और गुड्स कैरिड बाय ए व्हीकल और ए ट्रेन, देखने में तो यही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। ग्रॉस टनेज कंप्रोमाइजिंग पे लोड एंड टीयर वेट हॉल्ड बाय ए ट्रेन ओवर 1 किलोमीटर, नो। पे लोड ऑफ 1 टन कैरिड ओवर 1 किलोमीटर, नो। तो राइट आंसर इज, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि नेट लोड और नेट टनेज, दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेट लोड जो कि पैसेंजर से रिलेटेड है, नेट टनेज जो है वो कि गुड्स और लगेज पार्सल ये सबसे होता है। जब हम लोग को गुड्स में, जब हम लोग को ट्रेन में गुड्स जाता था या फिर कोई पैसेंजर ट्रेन में लगेज वगैरह रहता था तो उसको टनेज में माप किया जाता था और पैसेंजर का नेट लोड में बात किया जाता था। तो इस तरह से डायरेक्ट हिट होगा ये। मैं तो रहता तो डायरेक्ट हिट जरूर करता इसको इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर, अब देखिए वंस अगेन जीके का क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। अब 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो 10 डिग्री हम लोग सभी जानते हैं कि लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में। तो राइट आंसर इज दिस, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में हमारा जो 10 डिग्री चैनल है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
Once again, section 3 of the official language 1963 came into force on the. अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो फोकस किया गया है वो आपको 3 जो सेक्शन है, एक तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गया, दूसरा बुक कीपिंग हो गया, भरमार क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बुक कीपिंग हो गया, और तीसरा पॉलिटी। इससे ये 3 सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग को मिल रहा है। और हिंदी का जो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है, मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जो हिंदी है और मैनेजमेंट अकाउंट है, इसमें जितने क्वेश्चन पूछा गया है ना इस एग्ज़ाम में, वो सारा का सारा मेरा वीडियो से क्वेश्चंस आया हुआ है। आपको बिलीव नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। वीडियो एग्ज़ाम होने के पहले अपलोड किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन है कि सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स ऑन द। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का जो एक्ट था 1963, वो एक्चुअली में 26 डे ऑफ जनवरी 1965 को किया गया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1965 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 27। बस वीडियो में आप बने रहिए, मैं नहीं टायर्ड हो रहा हूँ तो आपको भी टायर्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो में बने रहिए। यदि आप अपने आप को ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं तो बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, whose advice is taken by the President of India while laying down the general principles of government accounting for the guidance of government departments। यानी सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए सरकारी लेखांकन के समान सिद्धांतों को निर्धारित करते समय भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो देखिए सलाह किस मायने में ले रहे हैं? प्रेसिडेंट जो एडवाइस ले रहे हैं सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए, तो वो किसके लिए ले रहे हैं? तो सरकारी लेखांकन के समान सिद्धांतों में ले रहे हैं। दिस इज द की पॉइंट, इसी को पकड़ना था माय डियर फ्रेंड्स। सरकारी लेखांकन के समान सिद्धांतों में ले रहे हैं। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो जाएगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कि कैग बोला जाता है। कैग से राष्ट्रपति हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवाइस लेते हैं, और महाशय भी सही बनाए हैं, जिनका भी है। ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। यस, थोड़ा इसको और जूम कर लिया जाए। वंस अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी का क्वेश्चंस, हिंदी एंड इंग्लिश बायलिंगुअली। देखिए ये पूरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इतना तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि बायलिंगुअली बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश की बात कर रहा है। सीधा सीधी बात है। तो ये जो है ना हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का सेक्शन 3 और 3 का है, ये यही प्रोविज़न इसमें है कि जो भी है ऑफिशियल है कोई भी ऑफिस में, तो बायलिंगुअली यूज हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों हो सकता है। अभी पूरे क्वेश्चंस का सार हमको मिल गया सिर्फ इस कीवर्ड से, बायलिंगुअली बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। यदि क्वेश्चन को देखा जाए तो रिजोल्यूशन, जनरल ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, पासेस, कॉम्पनसेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स ऑफ ऑफिशियल papers to be laid before the houses of parliament, contracts, license agreement, permits, tender, notice, etc. should invariably issued bilingually both in Hindi and English। वही कह रहा है कि this is mandated by which of the following section of the official language act। सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है डियर फ्रेंड्स, मुझे तो बस क्या कहूँ, मैं कह चुका हूँ। चलिए छोड़िए। तो इसका जो हो जाएगा वो सेक्शन 3 के हो जाएगा। सेक्शन 3 में प्रोविज़न दिया गया है कि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली आप हिंदी एंड इंग्लिश बायलिंगुअली आप लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। बिलीव नहीं है तो नायर का जो आप ऑप्शन है, नायर का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको सेम मिल जाएगा सेक्शन 3/3, क्योंकि जो राइट है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। GSU आ गया, यानी GSU का फुल फॉर्म क्या होता है? गति शक्ति यूनिट्स। वेरी लेटेस्ट क्वेश्चंस, गति शक्ति यूनिट। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गति शक्ति यूनिट, यानी GSU द डिविजन्स GSU वेयर सेट अप टू फास्ट ट्रैक टू द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव
रिक्वायर्ड टू रिमूव नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, आ ही नहीं रहा है। चलिए ओवरऑल एक इस पर चर्चा कर लिया जाए कि गति शक्ति जो यूनिट है वो बेसिकली कार्गो के लिए बनाया गया है, मतलब कि कार्गो लोडिंग के लिए गति शक्ति यूनिट है, उसी पर काम किया जा रहा है ना। तो देखते हैं आगे, खैर उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखिए, ए डिजेबल्ड सन और डॉटर हु इज ऑलरेडी मैरिड और हु गेट्स मैरिड कैन बी सैंक्शन फैमिली पेंशन फॉर लाइफ सब्जेक्ट टू, यानी कह रहा है यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है, यानी बेटा या बेटी हो, शादीशुदा हो गया या शादी करने वाला है, तो जो पारिवारिक पेंशन की मंजूरी जो दी जा सकती है वो उसे किस बेस पर दिया, किस, इसके लिए क्या सही है। अरे इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो द लाइवलीहुड क्राइटेरिया दैट नो अदर फैमिली मेंबर इज फैमिली इज हैविंग प्रायर क्लेम फॉर फैमिली पेंशन। देखने से तो सही लग रहा है कि एक जो है कि वो लाइवलीहुड क्राइटेरिया ए आ रहा है और दूसरा है कि फैमिली मेंबर है तो कोई प्रायर में पहले कोई क्लेम नहीं किया है तो उसको मिल सकता है। तो चलिए, एक तो जा रहा है, एक तो सही है, दो भी सही है। चलिए यदि दोनों मार दिया जाए, इसका ऑप्शन केवल एक केवल दो, बोथ, यस, बोथ ए एंड बी, इट इज राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नायर का आंसर क्या है, यस, एब्सोल्युटली 1 और 2। यदि कोई शादीशुदा बेटा या बेटी है या फिर शादी करने वाला है तो जो फैमिली पेंशन की जो बात होगी तो वो उसके दोनों चीज़ पर डिपेंड करेगा, यानी उसके कोई फैमिली मेंबर प्रायर क्लेम नहीं किया है या फिर लाइवलीहुड क्राइटेरिया की बात होगी, उसे दिया जा सकता है, तो हाँ दिया जा सकता है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिया सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर ऑफ बैंक, कौन सा शहर है जो कि रिवर पर नहीं है, बैंक के किनारे नहीं। आगरा ये तो है, यमुना नदी के किनारे है। भागलपुर ये भी है, ये हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। भोपाल तो हमको दिख नहीं रहा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। भोपाल इज राइट आंसर और ये महाशय का भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, रूट कार्ड। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है इसमें। रूट कार्ड is the authority for the shop to undertake manufacture by the component assembly for which it is issued. Root card is issued by production control organization. Next, अगला ऑप्शन कि the shop initiating the manufacture of the item for which it is issued. Root card is nothing but a process sheet. Root card accompanies the material till its delivery to a storage depot on completion of all operations. तो देखिए, वर्कशॉप में हम लोग के सामने रूट कार्ड दिया जाता था, जॉब कार्ड दिया जाता था, गेट पास दिया जाता था। डियर फ्रेंड्स, ये सब एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ, कोई बना बनाया बात नहीं है। वर्कशॉप का जॉब किया हूँ, रूट कार्ड, जॉब कार्ड, गेट पास, है ना, गेट कार्ड, ये सब सारे जो है टर्म से बिल्कुल मैं पहले से वाकिफ़ हूँ। इसलिए जो रूट कार्ड होता था ना, वो बेसिकली कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोसेस शीट था जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग का वर्कशॉप में कोई भी काम को इनिशिएट किया जाता था। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन दे रहा है कि रूट कार्ड इज नथिंग बट ए प्रोसेस शीट, तो बिल्कुल ये सिर्फ एक प्रोसेस शीट है, इसी पर जाएंगे। राइट आंसर इसी। और यहाँ पर देखिए, नायर का जो आंसर है वो आंसर भी रूट कार्ड इज नथिंग बट ए प्रोसेस शीट ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस शीट वाली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो भी एसओ होंगे पहले वर्कशॉप में, तो आई थिंक वो इस टर्म से बिल्कुल मतलब कोरिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि the object of the preliminary check of the estimates by the account officer is to avoid irregular sanction to the expenditure, and the main points which requires consideration are as given below. Which one of them is incorrect? इससे इनकरेक्ट क्या है, यानी कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी चेक ऑफ द एस्टिमेट बाय द अकाउंट ऑफिसर, यानी किसी भी एस्टिमेट का जो प्रिलिमिनरी चेक होता है अकाउंट ऑफिसर के द्वारा, इज टू अवॉइड इरेगुलर सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर, एंड द मेन पॉइंट्स
which requires consideration are as given below: priority of the expenditure, incidence and classification of charge, method of execution, computation of section. सॉरी, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। नायर के अनुसार कह रहा है कि मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, निष्पादन की जो विधि है वो हो जाएगा इसका आंसर। कि कौन सा आंसर गलत है, तो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बेस्टोस द ब्लैंक्स पुरस्कार with objective to encourage writing books originally in Hindi in various contemporary knowledge, science and the promote use of official language। तो देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं बोला कि राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार समकालीन ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं में मूल रूप से हिंदी पुस्तक लिखने के लिए, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस पुरस्कार का नाम है गौरव पुरस्कार। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। थोड़ा हमें याद नहीं आ रहा है, बट उस वीडियो में एक क्वेश्चन है, वीडियो में ये भी क्वेश्चन है कि एक गौरव पुरस्कार या फिर यस गौरव पुरस्कार। देखिए ऑप्शन मिल चुका है। ये जो है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में राइटिंग करना, लिखना, कोई मैगजीन निकालना, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना, इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो होता है गौरव पुरस्कार दिया जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन वीडियो में पड़ा हुआ है, क्या मैं बोलूँ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंधन लेखा विधि का उपकरण या तकनीक नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्जिन कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल और टेक्निक ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो वीडियो है हमारे प्ले लिस्ट में, उसमें परहैप्स पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल की बात कही गई है कि व्हाट इज़ द टूल और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें जो टेक्निक है, जो टूल है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका भी करना, जो डिसीजन अकाउंटिंग है वो टूल है, बट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा, खोज कर रहा है कि तकनीक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको बिलीव नहीं है तो हमारे प्ले लिस्ट में आप जाइए ना, आपको एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर वो वीडियो अपलोड किया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, और उसमें टूल और टेक्निक के बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बात किया गया है कि व्हाट इज़ द टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और ए डियर फ्रेंड्स, ये जो हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन किए, मोर देन 15 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, और ये आधा पार्ट का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पार्ट ए है, इसका पार्ट बी भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, और उसमें भी बेहतरीन ढंग से डिस्कशन होगा, और उसमें भी डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस होंगे। और आई थिंक ये आंकड़ा 60% से ऊपर पार कर जाएगा, यानी 90+ पक्का हो जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल एक बार फेथ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आप वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो आप लोग के पास है, आपका जो भी फ्रेंड है उनको भी सजेस्ट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और मैं और कुछ बेहतरीन कर सकूं और कुछ इम्प्रेसिव कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।